के मन में जो सवाल चल रहा है ना, वो सब मेरे मन में भी चल रहे हैं। अर्थशास्त्र का तो बहुत अच्छा जानकार मैं हूँ नहीं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा पैनल है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी समझाए, आपको अर्थशास्त्र भी समझाए, सरकार की चुनौतियाँ क्या है, आने वाले समय को तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, तैयारियाँ तो कर सकते हैं। प्रोफेसर अरविंद मोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और थोड़ा भावुक पल इसलिए, बड़े लंबे समय बाद अरविंद सर से बातचीत होगी। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और योगेंद्र कपूर जी, जाने माने अर्थशास्त्री हैं देश के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनोद रावल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीए हैं, और मैंने जैसा कहा ये विषय मेरे सर के ऊपर से जाता है। राजीव रंजन झा सर इसमें मदद कर देंगे, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं बहुत जाने माने। और ऐसे ही अंशु जी से बहुत दिनों में बात हो रही है। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, जानी मानी विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। तो सबसे पहले तो जो है योगेंद्र सर, आप बताइए, अर्थशास्त्र, जैसा मैंने कहा कि दो अर्थशास्त्र हैं, एक तो देश का अर्थशास्त्र है, एक दूसरा हमारे घर का अर्थशास्त्र है। तो पहले तो हम एक आम आदमी के नाते आपसे जानना चाह रहे हैं, ये क्या बिल्कुल कोविड जैसा कोई समय शुरू होने वाला है, या फिर आपको दिक्कत ना हो के लिए पहले से एक सजगता लाई जा रही है कि आप ये चीज़ें करोगे तो लंबे समय तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल सही है। जैसे जो आपने सेकंड बात बोली, ये स्टेप्स जो हैं टुवर्ड्स एक, मैं कहूँगा कि एक प्रोएक्टिव इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ है। और देखिए, एक चीज़ को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सिचुएशंस जो प्रिवेल कर रही हैं, उसमें एक जाहिर सी बात है, और जो हम सब देख रहे हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज, वो दोनों ही मैं कहूँगा कि इंडिया के केस में जो है वो स्ट्रेन में है। उसका मेजर रीजन जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन भी है, और एक उसकी वजह से आपकी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है। और फिर इंडिया के केस में जब हम ये देखते हैं कि हमारे, क्योंकि इंडिया एक लार्जली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें अगर हम ये देखें कि कंजम्पशन का जो शेयर है, इट इज मोर देन 60% ऑफ आवर जीडीपी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारी इंपोर्ट जो प्राइमरीली और मेजरली डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि एक तो ये कि हमारी जो पर बैरल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें जो दोनों तरफ से जो मार पड़ रही है, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर पड़ता है। और जो प्राइम मिनिस्टर का भी जो अंडरलाइंग मैसेज है वो ये है कि जिस तरीके की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, उससे ये क्लियर है कि ये सिचुएशन ऑन अ इमीडिएट बेसिस या फिर एक शॉर्ट टर्म बेसिस के अंदर जो है इसका रेजोल्यूशन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। तो उसके लिए एक बेटर तरीका ये होता है कि आप किस तरीके से आप खुद जो है अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से मैनेज करें कि जिससे कि लोगों के ऊपर जो है और एक कंट्री के ऊपर जो है स्ट्रेन वो कम से कम रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और इस प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को भी जो है, हमें अगर हम उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो अल्टीमेटली इंडिया की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसी को एक स्ट्रेंथन करने का ऑब्जेक्टिव से बात कही गई है। और इस चीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कैसे उसका इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स के ऊपर जो है ना दिखाई दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम ये देखेंगे कि इंडिया के विदिन भी जो है हमारी कंजम्पशन जो है या लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो फॉल करेगी, जो एक अच्छा मैसेज नहीं रहेगा। जी। डॉक्टर अंशु इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू के साथ में जुड़ी हुई हैं। देखिए डॉक्टर अंशु, जब अभी योगेंद्र जी बोल रहे थे ना, तो वो डिप्रिसिएशन और ये रिजर्व और वो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें, और जिनको समझ में आती है वो तो सब समझ रहे हैं। राजीव सर समझ रहे हैं, अरविंद सर समझ रहे हैं, विनोद जी आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन आम आदमी है ना, वो सीधे ये जानना चाह रहा है, ये बताइए हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कोई डर की बात तो नहीं है? कैसे आप समझाएंगे उन लोगों को जिनके मन में सवाल चल रहा है? प्रवीण जी, पहली बात तो लंबे समय के बाद आपके साथ शो पर जुड़ी हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। पता चला कि आप एंकर हैं तो मैंने बिल्कुल तुरंत हामी भरी कि मैं इस शो पर जरूर जुड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, देखिए, बिल्कुल पैनिक क्रिएट करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। अगले 2 से ढाई मिनट में मैं फैक्ट्स के साथ और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाती हूँ उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों माननीय प्रधानमंत्री ने कल का समय चुना
ये एक अपील करने के लिए ये मैं बताना चाहती हूँ। पिछले एक हफ्ते में जो तथाकथित सीज फायर की बात लगातार हो रही थी, उसमें हमारे देश के कुछ लोग पाकिस्तान का भी गुणगान कर रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रही थी कि पाकिस्तान एक बिचौलिए से ज्यादा कुछ नहीं है, कोई मध्यस्थता की भूमिका वो नहीं निभा रहा है और कोई वार्ता हो नहीं रही है। तो पिछले एक हफ्ते में डेवलपमेंट ये हुआ है, आपने कल की भी खबर पढ़ी होगी कि पहले ईरान मना कर रहा था कि सीज फायर नहीं करेंगे, अब अमेरिका ने मना कर दिया और दोनों देशों के बीच में नया मोर्चा फिर से खुल गया युद्ध का। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि सऊदी और यूएई के बीच एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है, जिसमें यूएई ने अभी पाकिस्तान चूंकि सऊदी के साथ दिखाई पड़ रहा है, तो यूएई ने 15,000 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए हैं और उसके ऑफिशियल रीजंस भी दिए हैं। तो ये युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें इजराइल ने यूएई की सहायता करने के लिए अपना विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम जो एरियल डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी यूएई को दिया है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। अब कई लोग इसको इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे थे कि प्रधानमंत्री ने इलेक्शंस के ओवर होने का वेट किया। भैया ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है। हम लगातार करेक्टिव मेजर्स पिछले कई महीनों से लेते चल रहे हैं। यही कारण है कि अपने देश में ना तेल और गैस के दाम बढ़े ना एलपीजी के, तब जबकि यूएस जैसे देश ने, चीन जैसे देश ने, जापान जैसे देश ने, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों ने न सिर्फ 50% तक की मूल्य वृद्धि की, इसके अलावा एसी के प्रयोग पर, कारों के प्रयोग पर, वॉशिंग मशीन के प्रयोगों पर बैन लगाने की और उस पर राशनिंग की बात की, और ऐसा उन्होंने किया अपने नागरिकों के साथ। हमारे प्रधानमंत्री एक अपील लेकर के आए और वो एक सस्टेनेबल यूसेज ऑफ जितना हमारे पास सामान है प्रोडक्ट से, उससे जुड़ी हुई एक अपील है। तो यदि हम तेल के उपयोग में थोड़ी कमी ले आए, हम थोड़ी मितव्ययिता के साथ रहें, सोने को लेकर के जो उन्होंने अपील की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2013 में तब के जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम जी, तब जबकि कोई वैश्विक संकट नहीं था, कोई युद्ध नहीं हो रहे थे, अपना जो फॉरेक्स रिजर्व था वो लगातार कम होता चला जा रहा था। 280 बिलियन यूएसडी के करीब तब फॉरेक्स रिजर्व था, आज अपना 700 बिलियन यूएसडी के करीब फॉरेक्स रिजर्व है। आज तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो तब चिदम्बरम जी ने देश के सामने ये बात रखी थी कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम अगले 1 से 2 साल तक सोना खरीदे, इसलिए उन्होंने भारत के नागरिकों से कहा था कि सोना ना खरीदे। ये बात पहले तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कही थी कि भाई अभी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक संकट में है, तो हमें सोना नहीं खरीदना, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। इसके पहले 1965 के युद्ध में ठीक है, मतलब मैं समझ गया डॉक्टर जोशी मैं समझ गया कि ये चलता रहा है, ये मेजर्स लिए जाते हैं, वो बाकी तो सब पॉलिटिकल डिबेट है, उसमें क्या विपक्ष कहता है क्या, और वो उसके यूज होते रहते हैं। अभी तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना, थोड़ा लोगों के मन में अगर कोई भ्रम आ रहा है तो उसको हम दूर करते हैं, वो कुछ हद तक दूर हुआ अभी आपने जो बातें कही। मैं फटाफट एक कमेंट, शॉर्ट कमेंट सभी मेहमानों का लेता हूँ, फिर इसको ओपन करते हैं हम बातचीत को। तो राजीव सर थोड़ा सा ये भी बताएं कि अभी अंशु जी ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेजर्स हैं या आने वाले समय की कोई आहट भी हो सकती? घबराहट तो होती है भाई, जब भी कुछ बोला जाता है उसके बाद में अगला कदम क्या होगा कह नहीं सकते, धीरे धीरे ही डोज दी जाती है, एकदम से तो झटका दिया नहीं जाता है। तो ये मन में एक चिंता तो रहती है, करनी चाहिए या नहीं, ये अपील जैसा अभी अंशु जी ने कहा कि अपील तक सीमित रहें या इतना ही डर रखें? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। जी प्रवीण जी, सबसे पहले तो इस चर्चा की अच्छी बात मुझे लगी कि आपने इसे राजनीतिक बहस का अखाड़ा नहीं बनाया और यहाँ पर सारे वो लोग इकट्ठा हुए हैं जो चीज़ों को बगैर एक पॉलिटिकल लाइनिंग के बदले एक सीधे सीधे जो चीज़ें जैसी हैं और उसके बारे में वो जो सोचते हैं उसको सामने रखेंगे, उसमें एक पॉलिटिकल ओवरडोज नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी इससे पहले अंशु जी ने भी और उससे पहले भी जो बातें रखी गई वो बहुत सटीक हैं और मैं मानता हूं कि हाँ, ये एक ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में हम किसी संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या जब संकट आ जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे? वैसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रिपेयर्ड रहना है मानसिक रूप से भी, और सरकार को जिस तरह से तैयारी रखनी है वो तो चल ही रही है और आज से नहीं चल रही है, 1 मार्च से चल रही है। जब से ये लड़ाई शुरू हुई, जब से ये खाड़ी संकट शुरू हुआ, ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। तो यहाँ वो दिक्कत नहीं है। अब मसला ये है कि क्या लोगों को एकदम घबरा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, क्या उनको सुनकर के अनसुना कर देना चाहिए, या जैसे विपक्ष की तरफ से हम देख रहे हैं कि उसका एक राजनीतिक मखौल उड़ाना, या दूसरे तरीके से कहें कि आप उसमें कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने की कोशिश करें,
उस तरह भी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आपके सामने प्रधानमंत्री ने क्या अपीलें रखी है? पहली चीज, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? जैसे आप वर्क फ्रॉम होम वाले मॉडल में जाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज, आपको घर से बाहर निकल करके जाने में जो ईंधन खर्च होता है, अब चाहे आप किसी भी वाहन से जाए, अंततः आपको ईंधन खर्च करना पड़ेगा। और इस समय सबसे बड़ा संकट जो है वो ईंधन का ही है। और मसला ये नहीं है कि हम इंपोर्ट करने की स्थिति में हैं या नहीं है, मसला ये नहीं है कि कीमत कितनी है, मसला ये है कि उपलब्धता नहीं हो रही है। जिस रास्ते से दुनिया भर का 20% तेल आता जाता है, वो रास्ता बंद है, एक तरह से बिल्कुल ही बंद है। और उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ निकल पा रहा है तो वो हमारे कूटनीतिक संबंधों की वजह से कहीं ना कहीं निकल पा रहा है, और वो बहुत सीमित है, बहुत कम मात्रा में है, वो सामान्य स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और ये 20% तो पूरी दुनिया के व्यापार का है। यदि हम अपनी ज़रूरत का देखें, यदि हम एशियाई ज़रूरत का देखें, तो वहाँ पर ये प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे सामने ये दिक्कत है, और मुख्य दिक्कत हमारे सामने फॉरेक्स की नहीं है, वो भी समस्या उठ रही है, लेकिन मुख्य दिक्कत आपूर्ति की है, सप्लाई की है। जी। हम जिन देशों से तेल मंगाते हैं वो तेल कम आ रहा है, और उससे ज़्यादा समस्या हमारे लिए गैस की है, क्योंकि गैस हर रसोई को चलाने के लिए आज ज़रूरी है, और वहाँ पर हमारे सामने वास्तविक समस्या है। पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया है उन सोर्सेज का जहाँ से हम तेल गैस मंगाते हैं। इसके चलते स्थिति हमारे यहाँ नियंत्रित है। जैसा अभी अंशु जी कह रही थी कि राशनिंग, बहुत सारे देशों में उसकी ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे देशों में और कठोर कदम उठाए गए, हमारे यहाँ वो नौबत नहीं आई। अभी तक भारत सरकार ने अच्छे तरीके से चीज़ों को संभाला है। कोई भी, कहीं भी हमें पूरे देश में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही कि जनजीवन प्रभावित हो गया हो। बीच में कुछ समय तक घबराहट फैली थी गैस को लेकर के, हमें दिख रहा था कि लोग कतारों में खड़े हैं, ब्लैक काफ़ी हो रहा था। वो अफवाह वाली स्थिति थी, और अफवाह के समय हम जानते हैं कि नमक भी लोग घर में 5 बोरी खरीद करके रख लेते हैं। 5 महीने में उनका 1 किलो नमक खर्च होता हो या न खर्च होता हो, लेकिन घबराहट फैल जाती जी, है तो इसमें कोई दो राय 5 नहीं है। किलो और 5 आपदा बोरी भी में, लेकर के आ जाते हैं। आपदा में अवसर जो होता है ना, वो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं कहा जाता, वो राजनीति करने वालों के लिए भी है, वो दुकानदारी करने वालों के लिए भी है, वो काला बाजारी करने वालों के लिए, बहुत सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अरविंद सर, ऐसा ही आपदा में अवसर बहुत सारे कंपनी वाले ढूंढ रहे हैं, अभी नौकरियां जा रही हैं। इधर वर्क फ्रॉम होम बोला, और मेरे मन में यही टेंशन आया, एआई का ज़माना चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं। आप तो, आपके पास से पढ़कर निकलते हैं, आप नौकरी की खुशी मनाते हैं, और पता लगता है कि कुछ समय बाद स्थितियां बड़ी अनिश्चित होती चली जा रही हैं। ये हालात वैश्विक है। देखिए, ऐसा नहीं कि भारत में कोई स्थिति अचानक से बन गई है, पूरी दुनिया में बनी हुई है। क्या हम एक मतलब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन कर सकते हैं इन चैलेंजेस को झेलते हुए? जब तक हम विकसित नहीं हो जाते, मतलब चीन को, अमेरिका को, रशिया को, जापान को, किसी अन्य ऐसे देश को जो हालात रहते हैं ऐसी परिस्थितियों में, वो हमारे रहे, ऐसी कई बार अपेक्षा होती हो सकता है संकट वहां भी आता हो, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं समाव। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री के आह्वान की बात करें तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है सिर्फ पेट्रोलियम पर और गोल्ड पर। लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हम पेट्रोलियम पे कर रहे हैं, और 7.5 लाख करोड़ के करीब का गोल्ड पर मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे वेजिटेबल ऑयल है, इस तरीके की चीज़ों के जो आप जोड़ देते हैं, तो करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए का सालाना एक्सपेंडिचर, जिसके लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम शायद हमें इस एक्सपेंडिचर को कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल रिलेवेंट है, वैश्विक परिस्थिति है, और ये परिस्थिति आने वाले समय में तुरंत वेरी शॉर्ट रन में शायद खत्म नहीं होगी। जहाँ तक युद्ध की धारणा है, मैं हमारी दूसरी पैनलिस्ट से एग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध यहाँ से बहुत लंबा चलने वाला है। ट्रम्प की चीन यात्रा है, और मेरा आकलन है कि चीन यात्रा से पहले या चीन में विजिट के दौरान ये जो हॉर्मुज है, कम से कम ये आपको खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हॉर्मुज खुल भी जाएगा तो जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन पूरे मिडिल ईस्ट में, ईरान में बहुत ज्यादा, और बाकी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन है, उसको समेटते समेटते 4-5 साल लगने की पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा चैलेंज गैस से रिलेटेड आएगा, फर्टिलाइजर से रिलेटेड आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गैस के वेल्स को है,
जिनको रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा समय लग पा रहा है। और कुछ ऐसी स्थिति हमारे ऑयल के कुओं पर भी है, तो चैलेंज बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और निश्चित तौर पर पूरे देश को, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश को इसमें सहयोग करना चाहिए जी। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हमें ये चैलेंज है, क्या हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला, हमें शायद ये लर्निंग थोड़ा और पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कम से कम आज हमें ये लर्निंग लेनी चाहिए कि चाइना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत बड़ा ऑयल, चाइना का चैलेंज हमसे बड़ा है, उनको ऑयल की नीड हमसे ज्यादा है, उनकी लोकल अवेलेबिलिटी हमसे भी कम है, लेकिन उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी रिजर्व क्रिएट कर दी। जी, हम उस तरीके का रिजर्व नहीं कर पाए। जी। अगर 6 महीने भी युद्ध चल जाता है तो चाइना को एक अंश की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा रिजर्व क्रिएट कर लिया। मुझे लगता है ये हमारे लिए लेसन है कि हमें निश्चित तौर पर उस दिशा में बढ़ना चाहिए। जी। दूसरा जो हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है वो सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में पिछले 10-12-15 सालों में ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इंडिया एक मेजर सोलर एनर्जी का सेंटर बनकर इमर्ज हुआ है, और आज की तारीख में जितनी भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका एक बड़ा हिस्सा हम सोलर एनर्जी से मीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ और कंसेशंस अगर हम दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपने और महत्वपूर्ण बिंदु, खासतौर पर जो स्टोरेज वाली बात कही, ये कई विशेषज्ञों का मानना रहा है कि हमारे पास वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए वो एक कमी रही। हालांकि उसको लेकर काम किया जाता रहा है। मैं विनोद सर के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आपने क्योंकि अंशु जी का नाम लिया, अंशु जी बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो विनोद जी जवाब दे सकते हैं, जिनका जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन आपका क्योंकि नाम लिया और एक फैक्ट पर कि लंबा चलेगा या जल्दी खत्म होगा, उस पर आप अपनी कोई टिप्पणी करना चाहें तो। प्रवीण जी, अमेरिका ना एक हेजेमोनिक देश है, सर्वशक्तिमान देश के रूप में माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बिना अपनी जीत दर्ज कराए अपने कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के ट्रंप पीछे हटेंगे। तो वो क्या करते हैं, आई वॉश के लिए कहते कुछ हैं और फिर एक्शन कुछ और लेते हैं। उनकी चीन यात्रा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये युद्ध उनके लिए एक टूल की तरह काम कर सकता है, चीन के सामने ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी शक्तिवान हैं। लेकिन युद्ध अभी नहीं थमेगा, क्योंकि ना इजराइल चाहता है कि ब्लीडिंग ईरान छोड़ के अमेरिका जाए, न खाड़ी देश चाहते हैं कि ब्लीडिंग ईरान छोड़ करके अमेरिका जाए, और आपस में इनके खुद के कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस बनती जा रही हैं। तो युद्ध, जितना मैं वैश्विक राजनीति को समझती हूँ, युद्ध अभी थोड़ा चलेगा। मैं समझ गया आपकी बात। हालांकि देखिए, जब ये मिसाइलें नहीं दागी जा रही थी तब भी ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं चल रहा, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं रहती, जबानी जंग से ही हो। इजराइल और हमस के बीच में मुकाबला नहीं चल रहा था, ऐसी भी लेबनान और क्या हिजबुल्लाह वहां का, ये स्थितियां कभी खत्म नहीं हुई, बरसों बरस। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, बिल्कुल आमने सामने की कि दुनिया की ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, वो भी इकोनॉमी को समझ रही है कि सभी बर्बाद होंगे इसमें। तो किसी को जलना हो, आत्मघाती है, अगर कूदना है तो कूद जाओ। इसलिए चाइना कुछ भी बोलता रहे, कूदता कभी नहीं है। विनोद सर, अब ये बताएं कि अभी जितने भी आम लोग हैं वो तो अपनी बचत सेविंग और क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, सोना, और ये हिसाब किताब भाई आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। मुझे लगता है पैनल पे सबसे अच्छा हिसाब आप जानते होंगे जब बजट की बात आती है। तो ये बताएं मुझे कि अभी लोगों को सचमुच क्या थोड़ा सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए, यात्राएं कम करना चाहिए, और ये यात्राएं क्यों कम करनी चाहिए, इससे क्या होगा? और ये सोने के बारे में बोला, चलिए वो तो थोड़ा सा समझ में आ गया जब राजीव सर ने बताया, उससे भी समझ में आती है बात, लेकिन आम आदमी को जचे ऐसी सेविंग बताइए। नमस्कार प्रवीण जी, धन्यवाद एक तो मुझे इस पैनल में लेने के लिए, इतने इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक देश से आह्वान किया, जो ऐसा अंशु जी ने जैसे कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहले प्रधानमंत्री है ऐसा कहने वाले, इससे पहले भी जो देश के मुखिया हैं या जो देश के सर्वे सर्वा है वो ऐसा करते रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि क्या मायने हैं। देखिए, सोना जो है, हम 721 टन हमने इंपोर्ट किया पिछली बार, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा जो पैसा है, मैं अमाउंट्स पे नहीं जा रहा दोबारा क्योंकि वो नंबर्स ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, इतना सारा हमारा रिजर्व जो है उसमें फॉरेक्स जो है हमारा बाहर चला जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि कम से कम आने वाली शादियों में, आने वाले समय में कम से कम नया सोना मत खरीदिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के पास पहले से भी सोना बहुत है। हमें 721 टन
सोना जो है इंपोर्ट करना पड़ता है हर साल, जो पिछले साल किया हमने। तो अगर ये कंजम्पशन कम होगी, अगर हम कम खरीदेंगे तो व्यावहारिक सी बात है कम बिकेगा, तो ज्वेलर कम इंपोर्ट करेगा। जब कम इंपोर्ट करेगा तो फॉरेक्स बचेगा और उसका सीधा इंपैक्ट आता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि खाने का जो तेल है उस पर 10% थोड़ा कमी कर लीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपका भी फायदा होगा, सेहत भी ठीक हो जाएगी, देश की सेहत भी ठीक होगी और आपका फाइनेंशियल भी ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज वर्क होम होम वाली आपने कही प्रवीण जी। वर्क होम होम में भी देखिए ऑलरेडी वो कल्चर बहुत सारी कंपनियों ने अपनाया हुआ है और उसका फायदा कोविड के बाद से कुछ कुछ हमें आदतें पड़ गई हैं। हालांकि सारे बिजनेसेस या सारे काम उस तरह से नहीं हो सकते वर्क फ्रॉम होम पे, फिर भी बहुत हद तक किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी मीटिंगें भी, सरकार की अपनी मीटिंगें भी उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन करेंगे, तो मुझे इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे इसके अंदर एक चीज दिखाई देती है कि जहां तक देखिए बाजार जिस तरह से 2 दिन से गिर रहा है, वो एक पैनिक के मोड में आ जाता है। आपने कहा आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो आपदा में अवसर में तो लड़ाई में भी ढूंढा जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियां वहां पे धंधा ढूंढेंगी, डिफेंस के स्टॉक्स जो है वो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उनको सामान बेचना होगा। तो ट्रंप साहब तो लड्डू लेके दोनों हाथों में चलते हैं, या तो हमसे बंदूक ले लीजिए या हमसे बनवा लीजिए। और भारत के पास जो है, हमारे पास सॉफ्ट ब्रेन है, हम आईटी के लोग हैं, हमारे पास दिमाग है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी इंटेलेक्चुअल पावर है जिसको मेरे साथ चारों पैनलिस्ट एग्री होंगे कि मेरा दिमाग कोई नहीं ले सकता, बाकी मेरे से कुछ भी छीन लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा आह्वान किया कि कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए हम अपने खर्चे कुछ कम करते हैं। 25,000 टन सोना ऑलरेडी भारत के पास हमारे घरों में है, हमारे मंदिरों में बहुत सोना पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई कमी सोने की ऐसी नहीं है कि हमको इंपोर्ट करे बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। जैसे अगर आप ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो सोने के अंदर ज्वेलर्स को जो चिंता हो रही थी कि हमारे बिजनेस का क्या होगा, तो कल भी मैं एक पैनल पे बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है, पुराने सोने से भी तो नए गहने बनाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप के पास या हमारे पुराने लोगों के पास जो सोना पड़ा हुआ है वो नहीं होगा। सर ये आपने बड़ी प्यारी बात बोली। और एक्चुअली क्या मेरे मन में अभी आप जैसे बुद्धिजीवियों को सुनते सुनते बहुत सारे सवाल जो है कुलबुलाने लगते हैं, लेकिन मैं कुछ थामता हूँ और कुछ सोचता हूँ। योगेंद्र सर मुझे ये बताइए, अभी बात चल रही थी, अरे सोना खरीद कहाँ पा रहा है, मतलब सोना खरीदने वाला तो एक सेगमेंट होगा, एक ऐसा सेगमेंट होगा जिसकी सोना खरीदने की औकात होगी। ज़्यादातर का तो मसला अभी दूसरी चीज़ों का, सिलेंडर की बात समझ में आती है, साइकिल से जाएं कि गाड़ी से जाएं या 2 व्हीलर से जाएं कि 4 व्हीलर से जाएं, ये बात समझ में आती है। तो ये सोना मतलब एक सेगमेंट पर जब फोकस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक जैसा हम कहते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। क्या उसको साधने की भी एक कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, ऐसा मन में आता है? देखिए, एक चीज को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि हम चाहे इस करंट मोमेंट में जितना भी गोल्ड के ऊपर कर्व और कंट्रोल्स या फिर जिस तरीके से भी उसको देखना चाहें, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इंडिया के अंदर आज भी जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और उसमें आप ये देखिए कि हर एक तबका, राइट फ्रॉम एक पुअर स्टेटा से लेके राइट अप टू रिच क्लास जो है, वो अपनी इनकम की कैपेसिटी और सेविंग्स के हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव करते हैं। क्योंकि आज भी जो है अगर आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जब तक आप कोई 10 ग्राम या 1 तोला अगर या 1 केजी आप नहीं परचेज करेंगे तब तक जो है आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। एक पुअर तबके का भी जो है अगर एक सिंपल 1 ग्राम या 2 ग्राम के अंदर भी एक सिंपल कॉइन अपनी सेविंग का पोटेंशियल रखता है और उसको वो ये मान के चलता है अपने माइंडसेट में कि ये मेरे किसी भी बुरे वक्त के अंदर काम भी आएगा और ये अपने आप में एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। तो ये बिलीफ ही अपने आप में जो है आप ये देखिए कि उनको उस तरफ जो है एनकरेज करती है कि जहां भी उनको मौका मिले उन्हें फिजिकल गोल्ड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी उनके ना सिर्फ बुरे वक्त में, इवन अगर उसको आपको प्रोडक्टिवली भी चैनलाइज करना है, चाहे अपने बिजनेसेस में या इवन अपनी शॉर्ट टर्म कॉन्टिजेंसीज में, तो ये एक ऐसा एसेट है जो इजिली रियलाइजेबल है। जी राजीव सर, ये थोड़ा सा मेरे मन में इसी विषय को लेकर, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है
सचमुच में क्या ऐसा है कि देश में एक तो प्रॉपर्टी जो अभी योगेंद्र जी कह रहे थे ना, उसमें एक चीज़ और, प्रॉपर्टी, मकान ले लो, यहाँ ज़मीन ले लो, ज़मीन के दाम बढ़ जाएंगे, फिर बेच दो, वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत प्रॉफिट होता है उसमें। सोना ले लो, सोने के दाम बढ़ेंगे, फिर बाद में सोना बेचोगे तो आपका रिटर्न अच्छा होगा। सचमुच ये स्थिति, क्योंकि ये कितने लोग सोचते होंगे, या देश में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिसके बाद में ऐसा सोचा जा सकता है कि बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहा है? क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिल जाएं, पेट्रोल मिल जाए, गैस मिल जाए, इनकी चिंता है, या मैं इसको अभी बहुत पुराने तरीके से सोच रहा हूँ? थोड़ा आप समझाएं इसको। जी प्रवीण जी, रियल स्टेट, सोना, चांदी, ये तीनों ऐसी संपत्तियां हैं जो आपको महंगाई से बहुत ऊपर का रिटर्न कभी नहीं देती हैं। और निवेश में हम जब भी समझते हैं कि कैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, तो हम हमेशा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, यानी महंगाई से थोड़ा ज़्यादा बेहतर रिटर्न हमें मिले, उसकी अपेक्षा रखते हैं। और वो हमें खासतौर पे इक्विटी में मिलती है। वो एक लंबी डिबेट है, उस पर आप कहेंगे तो 1 घंटे का अलग प्रोग्राम बन जाएगा। स्वागत है आपका, आप तो समय बताइएगा किसी दिन बैठते जरूर समझना चाहूंगा। लेकिन अभी आपके सामने जो चर्चा है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की अपील की 2 बातें हैं। एक, तेल गैस कम मिलने वाला है इसलिए कम खर्च कीजिए। 2, जहां से भी फॉरेक्स आप बचा सकते हैं वो बचाइए। और ये सारी चीजें, तेल गैस कम खर्च करेंगे तो उससे फॉरेक्स बचेगा, सोना कम मंगाएंगे, यही 2 चीजें सबसे ज्यादा हैं जो हमारे फॉरेक्स पे दबाव डालती हैं। और रुपए में जो इस समय कमजोरी आ रही है डॉलर के मुकाबले, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है। तो सोना और तेल गैस में आपके पास आपूर्ति भी कम होने वाली है और उसका दाम भी ऊंचा है, तो वहां पर आपको कम खर्च करना है, बचत करनी है, उसका दोनों फायदा होगा। ये कि सप्लाई अगर कम हो रही है तो आप कम में काम चला लें, और उसका फायदा आपको अपने रुपए पर भी, फॉरेक्स में भी मिलेगा। सोना, खाद्य तेल, वो भी हमारे लिए इंपोर्ट का एक बड़ा आइटम है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। खाद्य तेल आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और देश के करंट अकाउंट डेफिसिट के नजरिए से देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये चीज हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिए। जहां से भी आप ईंधन बचा सकते हैं, जहां से भी आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, जहां से भी आप फॉरेक्स पर दबाव कम कर सकते हैं, और तेल गैस आपको मिलने ही वाला कम है, इसलिए उसकी बचत तो करनी ही करनी है। ये सारांश है प्रधानमंत्री की इस 7 सूत्री अपील का। जी, अब मुझे ऐसी जानकारी थी कि योगेंद्र जी आपका समय शायद सीमित है, आपको किसी और कार्यक्रम में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। अरविंद सर, एक मन में सवाल ये भी आ रहा था, एक एजुकेशनिस्ट के नाते, जब आप युवाओं के बीच तो सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं, जीवन दर्शन और जीवन की चुनौतियों पर भी बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से अपील कर दी, लोग और मतलब बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें या इसकी आवश्यकता ना पड़े। जैसे मैं देख रहा था कि स्कूल का एक सजेशन आया मेरे पास, कुछ और विशेषज्ञ हैं उन्होंने भेजे, अपनी तरफ से भी भेज रहे हैं वो, कि 5 दिन तक स्कूल कर देना चाहिए या कॉलेजेस को भी ऑनलाइन कर देना चाहिए, जैसे बहुत सारे सुझाव। आपके मन में क्या क्या आता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हों? क्योंकि एक समय था बैलगाड़ियाँ चलती थी, लालटेन जलती थी, अब एक दूसरा समय आ गया है, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, गाड़ियाँ इतनी ठसाठस हो गई हैं। ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कुछ एक नया मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो, मार्केटिंग के लिहाज से हो, बाकी दूसरे लिहाज से हो? देखिए, कोविड ने हमें कुछ बड़े एडवांटेजेस क्रिएट कर दिए। मैं अगर अपने विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल, तो हमने उस कोविड के पीरियड में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया स्लेट के नाम से, जिस पर हम एक साथ करीब 300 क्लासेस रन करने की पोजीशन में थे, और हमने एक दिन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी को बंद नहीं किया, और लगातार उस प्लेटफॉर्म पर अक्रॉस फैकल्टी हमारी क्लासेस चलती रही। वो प्लेटफॉर्म हमारे पास आज भी है, और हमारी तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए होंगे। निश्चित तौर पर हम उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मेरी क्राइसिस और बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये किया जा सकता है कि 3 दिन हम ऑनलाइन क्लासेस करें, 3 दिन फिजिकल क्लासेस करें, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं एक चीज और भी आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, सिर्फ संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब हम रुपये के फॉल की बात कर रहे हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है FIIs लगातार पिछले कुछ समय से बहुत सारा अपना शेयर बाजार बेच रहे हैं और उसको विदेश ले जा रहे हैं।
ये आउटफ्लो, अगर आप जो इस साल का आउटफ्लो है, आज 12 मई है, 12 मई आते आते करीब 22 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो चुका है सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से। संभावना यह है कि लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो, अगर ये परिस्थिति ऐसी चलती रही, और अगर ये नहीं भी चली तो किन्हीं कारणों से फॉर सम रीजन FIS बेच रहा है, मुझे लगता है इसको भी आपको कंटेन करेंगे। इसका असर लगभग उतना ही आ जा रहा है जितना गोल्ड का है। गोल्ड करीब करीब 73 बिलियन डॉलर, ये 50 से 60 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें वो तरीके भी देखने पड़ेंगे कि FII के जो आउटफ्लो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। और जो मुझे तुरंत आपके बात करते जो बात आ रही है, हम आज की तारीख में 2 तरीके के टैक्स लगा रहे हैं। एक STT लगा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगा रहे हैं। 2 टैक्स का लॉजिकली भी कोई कारण नहीं बनता है। मुझे लगता है कि हम टैक्स इंटरवेंशंस को अगर थोड़ा ठीक करें और फर्दर इस पर विचार करें कि हम कैसे FIIs के आउटफ्लो को रोक पाएंगे, तो शायद हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो है, हमारा जो संकट है, शायद हम उसको और भी कम कर पाएंगे। जी, इंटरेस्टिंग। इस पे भी जैसे राजीव सर कह रहे थे ना, इस पे भी 1 घंटा बात हो सकती है, ये भी ऐसा विषय है और मन भी कर रहा था। लेकिन डॉक्टर अंशु, मैं तो जब बैठता हूँ यहाँ पर तो ऐसा मेरा ये जिम्मेदारी भी होती है कि मेरे अपने इंटरेस्ट अपनी जगह है। आम लोग जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो सीधी सीधी बात जानना चाहते हैं। उसमें हो सकता है कुछ लोग इकोनॉमी जानने वाले हों, लेकिन ज़्यादातर तो अपनी इकोनॉमी संभाल लें, वो बड़ी बात होती है। तो उनकी चिंता ये होती है कि प्रोफेसर अंशु आप ये बताइए हमको, तो आने वाले समय में और कष्ट तो नहीं होने वाला है क्या? प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील की है और 2-3 दिन 4 दिन बाद या 1 महीने बाद में कुछ और बड़ी बातें होंगी, तो हम तैयार रहें क्या? आने वाले समय में हमको क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, क्या हो सकता है? मतलब हालांकि भविष्य वक्ता तो नहीं है आप, फिर भी आपका अंदाजा क्या कहता है? प्रवीण जी, हमने पिछले 11 वर्षों में बहुत तैयारी की इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए। तो सरकार ने अपने स्तर पर बहुत काम किया। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम जो सोलर एनर्जी, हमने सोलर अलायंस शुरू किया, बायोफ्यूल अलायंस हमने शुरू किया, हाइड्रो और विंड पावर को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके जरिए हम हर साल, ये जनता को पता होना चाहिए, 44 मिलियन बैरल ऑयल एंड गैस की हम बचत कर रहे हैं। तो अब ये नागरिक के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम किस तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अपने अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को, जो हम सप्लाईज 1 या 2 या 4 देशों से लेते थे, 27 देशों से लेते थे 11 साल पहले हम ऑयल एंड गैस और LPG, वो अब हम 42 देशों से ले रहे हैं। हम अल्जीरिया जैसे देश से भी LPG मंगा रहे हैं। हम G7 के देशों से ऑयल गैस LPG मंगा रहे हैं। हम पे बार बार प्रेशर आया, पर हमने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया। तो अभी हमारा सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है वो। और इसके अलावा हमारे नए ऐसे अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के मित्र देश जुड़े हैं जो तेल, गैस, क्रिटिकल मिनरल्स और LPG के क्षेत्र में हमारी सहायता कर रहे हैं। अब मैं 2-3 बिंदु बताना चाहती हूँ जो बिल्कुल आम जनता के, मेरे आपके जीवन से, डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई बातें। एक तो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। अभी LPG को लेकर के लोगों ने क्या किया था, जो ऑनलाइन बुकिंग्स 45,000 होती थी, वो 45 लाख होती थी, वो 90 लाख तक पहुंच गई। तो वो पूरा जो ऐप था वही क्रैश हो गया। मैंने कई ऐसे लोग देखे जिनसे मेरे बहस भी हुई। हम सबके पास PNG, हमारे पास गैस की पाइपलाइन है यहाँ कैंपस में। तो यदि आपके पास गैस का कनेक्शन पाइपलाइन वाला है, तो आप मुझे ये बताइए प्रवीण जी कि आपको 2-2, 3-3 सिलेंडर इकट्ठा करके रखने की क्या आवश्यकता है? लोगों ने ये भी किया। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आप अपने समाज को, अपनी अर्थव्यवस्था को, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। तो अपना देश, पहले तो हम ये समझे कि हम किसी संकट में नहीं है, हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं है, लेकिन हमारे आसपास संकट है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी चोक कंडीशन में, ठीक है, हमारे वेसल्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे 100% वेसल्स नहीं आ रहे। पर इसमें हम ये समझे कि संभावनाएं हमारे पास क्या है। तो मैं आपको एक लेमैन वाला उदाहरण, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को ऐसे ही समझाती हूँ। अपने घर में जब कोई शादी होती है या कोई आयोजन होने वाला होता है, तो कम से कम आपकी भी कंडीशनिंग ऐसी होगी। वो हमारी दादी, नानी, माताएं क्या करती थी, शक्कर में से एक मुट्ठी शक्कर निकालकर एक अलग डब्बे में रखते गए, चाय पत्ती अलग एक रखते गए। ये एक मितव्ययिता और बचत की जो आदत है, वो भारतीय परिवारों के संस्कार में है। और यही संस्कार थे जिनके बलबूते, यही परिवार की शक्ति थी जिनके बलबूते हम कोविड-19 से भी बाहर आ पाए और बेहतरीन सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हम
बाहर निकल के आए, अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो एक तो पैनिक ना क्रिएट करें। प्रधानमंत्री ने जो ये 7 अपील की हैं, जो संसाधनों की बचत से जुड़ी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने योगदान से भी जुड़ी हुई अपील है, तो इसमें क्या गलत है? तो यदि कुछ दिन हम इस प्रकार से रह लेते हैं तो इसमें समस्या क्या है प्रवीण जी, मेरा ये कहना है। और ये हम सबके हम देखें तो वैल्यू सिस्टम में एनग्रॉस्ड है ये सारी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री ने कही। पर हाँ, वैश्विक राजनीति की दृष्टि से आगे पश्चिम एशिया में संकट और गहरा सकता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम किस तरह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और मितव्ययिता अपनाएं। बस हर भौतिक समृद्धि की एक कीमत होती है। कुछ समय पहले हमारी लाइफस्टाइल कुछ और हुआ करती थी, अब बदली है, डिपेंडेंसी होती है, उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। जैसे होता है ना घर का बजट, हम अपना घर का बजट बढ़ा लें, कहीं कर लें तो उस हिसाब से कमाना भी पड़ता है। अब ये तो जब कमाई और इसकी बात हो रही, तो विनोद सर आप थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता ये तो है कि गैस कितनी रखी है, या पैनिक क्रिएट करके लोगों ने गैस रख ली अपने घर में। कई लोग पेट्रोल के कैन जो है वो भर भर कर रख रहे हैं, डीजल के कैन भर भर कर रख रहे हैं, ये भी कई तस्वीरें आई हैं। लेकिन अब लोगों को एक और चीज़ है जो वो बहुत सेविंग करके चलते हैं, वो है पैसा, कि भैया कठिन समय आने वाला है तो क्या करें, तो SIP का कल्चर चलेगा, कोई उनको कुछ बताएगा, कोई कुछ। शेयर मार्केट जो आपने कहा, ये बड़ा अनसर्टेन रहता है, इनस्टेबल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जाते हैं उसके लिए। थोड़ा सा इसकी एहतियात बताएं, और अगर ये करना भी है तो सेविंग कैसे करें, पैसे की बचत कितनी महत्वपूर्ण है इस दौर में। प्रवीण तिवारी जी, एक्चुअली क्या है, इस समय पे जो है सबको पैसे की बचत, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने सोने को एक इन्वेस्टमेंट बना दिया, जबकि उन्होंने मना किया था कि आप अभी इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल मत यूज कीजिए इसको, एसेट को, जिससे इम्पोर्ट कम हो जाए, बाकी काम आपको जो करना है वो तो आप करेंगे, आपके घर में रखा है। दूसरा आपने सवाल दिया शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट में क्या किया जाए। आपके पैनल की डिस्कशन में से देखिए कितनी बातें निकल करके आई। अंशु जी ने कहा रिन्यूएबल एनर्जी में जाइए, तो शेयर खरीदिए ना रिन्यूएबल एनर्जी के, वो सजेशन दे रही है आपको, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका पैनल कह रहा है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की हमने बात की, जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी, बिना टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी आपकी, उसके लिए जाना होगा। उसके बाद उनके सेमीकंडक्टर्स जो बनेंगे इन सब कामों के लिए, जब आपके पास ऑयल कम होगा, जब आप ट्रैवल कम करेंगे, तो आपके पास आपको टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों का आप देखिए, लड़ाई हो रही है, डिफेंस सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा। ऑयल कंपनीज भले ही आज उनका घाटा बढ़ रहा है, हर दिन वो 1600 करोड़ गवा रहे हैं, 41 करोड़ हर घंटे गवा देते हैं, लेकिन ये कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि 2 साल से ऑयल के प्राइस चेंज नहीं हुए हैं, और पिछले 10 हफ्तों से 50% क्रूड ऑयल महंगा हो गया, उसके बावजूद भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये प्राइसेस, आपने कहा झटकों के लिए तैयार रहिए, ऑयल प्राइसेस हमको मालूम है प्राइसेस बढ़ेंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बैंकिंग इंप्रूव होगी। आज बैंकिंग लोन, मैं तो कह रहा हूं सेल लगी हुई है, स्टॉक्स खरीद लीजिए ना, आप सभी को बढ़ना है, कोई रुकने वाला नहीं है। यही सेक्टर्स हमारे जो आसपास हो रहे होते हैं, हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। गोल्ड के जो प्राइसेस, जो स्टॉक्स कल गिरे, जिसके ऊपर बात हुई कि गोल्ड के कल ज्वेलरी के स्टॉक्स गिरे, क्यों? क्योंकि जब उनकी सेल कम होगी तो व्यावहारिक सी बात है उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई अर्थशास्त्र की आवश्यकता है ही नहीं, ये आपके आसपास सब कुछ हो रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं किस चीज की मांग बढ़ने वाली है, किस चीज की आगे जरूरत पड़ेगी, कैसे आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे आपको रोजमर्रा की जो चीजें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, साबुन तेल थोड़ी कम हो रहा है, आपका ऑयल जो है, जो आपका एडिबल ऑयल है, जितना उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन हम बढ़ा सकें, जितनी डोमेस्टिक कंपनीज हम लगा सकें, लोकल कंपनीज को देखिए, जितना आपदा में अवसर यही है कि आज आपका बनिया आपको सामान बेचने को तैयार नहीं है। बनिए से मेरा मतलब एक व्यापारी की है, मैं ट्रम्प साहब को कह सकता हूं कि सबसे बड़े व्यापारी आज, अगर वो आपको तेल बेचने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसका ऐसा थोड़ी बंद कर देंगे। आप याद कीजिए जब गैस की किल्लत के आपने वीडियोस दिखाए थे, तो आपने दिखाया था लोग वापस चूल्हे पर चले गए थे, लोगों ने अपने घरों में लकड़ी जला करके खाना बना लिया। तो ऐसा है, हर चीज में एक अवसर ढूंढा जाएगा, उसके फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट तो बैरोमीटर है साहब, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी से चलता है। जितना जाता, जो इस कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, स्टॉक मार्केट 40% नीचे आया, जैसे ही वो वापस खुला बढ़ गया। ट्रैवलिंग उन्होंने कम करने को जो कहा प्रधानमंत्री जी ने, देखिए घर के मुखिया हैं,
अगर घर के मुखिया को कुछ दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, अंशु जी ठीक कह रही हैं आप, जब विवाह आता है तो तैयारियां घर में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता घर के मुखिया को होती है, नींद आनी उसको बंद होती है, माँ और बाप को। तो जब मुखिया को कुछ ऐसा दिखाई दिया, और मुखिया अगर अपने परिवार से कुछ मांग करता है, तो मुझे कहीं कोई इसमें दिखाई नहीं देता कि हम उस पर कोई शक की गुंजाइश रखें। ठीक है, उनको जो फैसले करने होंगे, हो सकता है कल टफ फैसले भी करने पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो परिवार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे ले जाना है, उसके लिए ही वो काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरह की कोई दो राय होनी चाहिए। और कम से कम मेरा पैनल तो आज, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज पॉलिटिकल कोई डिबेट नहीं है, तो हम बिल्कुल इस पर सहमत है, क्योंकि हम आज सिर्फ इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं। और प्रवीण जी सच बता रहा हूं, इतना एंजॉय कर रहे हैं इस डिस्कशन को, आज ऐसा लगता है चलता रहे। और जितना आरओआई की अगर आप बात करें तो बिल्कुल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके सामने रखा है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। एसआईपी अपने कंटिन्यू रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखिए, इन्फ्लेशन भी बीट होगा, और कोविड से हम निकल के आ गए। इतनी बड़ी आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए मेरा जो सवाल होता है ना, वो एक्सट्रीम से निकल कर आता है कि तुम क्या कितना तक सोच सकते हो, वो सोच लो। चलो इतना सोच लिया है, चलो आप सुन लो कि विनोद रावल जी क्या कहते हैं, राजीव रंजन जी क्या कहते हैं, अंशु जी क्या कहती है, अरविंद मोहन जी क्या कहते हैं। मतलब एक्सट्रीम भी सोच रहे हो तो सुन लो यहाँ पर कि ये चिंताएं जो होती हैं, ये कई बार तो आपके पॉलिटिकल सिनेरियो और जिस तरह के आप दुष्प्रचार भी आप सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा देख लेते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स को सुनिए। तो राजीव सर, ये क्या सब चलता रहता है, ये लाइफ का हिस्सा है? क्योंकि युद्ध ऐसा नहीं कि ये कोई पहला युद्ध हो रहा है। और मैं अभी किसी से डिस्कस भी कर रहा था कि एक समय था जब बस मैंने समझना शुरू किया था पत्रकारिता को, तो ये खाड़ी युद्ध वाला दौर जो है वो खाड़ी युद्ध चल रहा है, आज तक चल रहा है। वो मेरे जहन में जैसे होता ना, एक ट्रॉमा की तरफ बैठ गया था खाड़ी युद्ध शब्द, वो आज तक चला आ रहा है। वो गद्दाफी चले गए, सद्दाम जैसा क्या क्या नहीं हो गया, ये चलता ही चला आ रहा है, कभी बंद ही नहीं होता है। तो ऐसे में ये एक बहुत रेगुलर प्रक्रिया है और इससे बहुत हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में बढ़ोगे तो बढ़ पाओगे, नहीं तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। देखिए, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने में सबसे पहले दिमाग बंद हो जाता है। जब आप घबराते हैं तो सबसे पहला आप अपना नुकसान करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि लोग पेट्रोल डीजल घर में कनस्तर जमा करके रखने लग गए हैं। भाई, गैस का सिलेंडर जमा कर रहे हैं, आपके घर में पीएनजी लाइन है और फिर भी आपने गैस सिलेंडर बुक करके 2-3 जमा कर लिए, वो फिर भी एक बार को मतलब ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है, सिलेंडर फिर भी सेफ है। घर में पेट्रोल डीजल के कैन भर के रख लिया आपने, अपने सिर पे कितना बड़ा रिस्क ले लिया आपको पता नहीं। खैर, इस समय देखिए हमारी चर्चा में 2-3 बातें क्या आई, थोड़ा सा एक सहमति नहीं बन पाई कि हाँ ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी या बहुत देर तक चलेगी। दोनों तरह के व्यूज आए। सरकार दोनों तैयारियों के साथ चल रही है। कल खत्म हो जाए बहुत अच्छा है, साल भर चले तैयार रहिए उसके लिए। आप आज की तारीख में नहीं जानते हैं, हमें नहीं मालूम ट्रंप किस पॉइंट पे तैयार होंगे, हमें नहीं मालूम ईरान किस पॉइंट पे तैयार होगा, दोनों के बीच सहमति कब बनेगी। और ट्रंप और ईरान के बीच में सहमति बन भी गई, लेकिन जो यूएई और सऊदी के बीच में नया बखेड़ा शुरू हो गया, और वो बखेड़ा ट्रंप का कितना रोल है, नहीं रोल है, वो एक अलग डिस्कशन है। अंशु जी उस पर घंटे भर का प्रोग्राम बता सकती हैं आपको। लेकिन मेरे दिमाग में अभी यही बात आ रही थी जब आप बोल रहे थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि खाड़ी देशों के बीच के अपने अंतर विरोध जो हैं वो बहुत गहरे हैं और आज के नहीं है। तो वो अंतर विरोध अगर एकदम संघर्ष वाली स्थिति में आने लगे हैं तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, आज नहीं तो कल। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, हर स्थिति के लिए तैयार रहना है, लेकिन क्या उससे घबराना है? घबराने की जरूरत है जी। चलिए, तो आप क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अंशु जी, वैसे मीडिएशन करने के लिए पाकिस्तान जैसे देश को बुलाया जाए और आप शांति व्यवस्था बहाली के बारे में सोच रहे हो, ये बड़ा अपने आप में आश्चर्य का विषय है। जैसा राजीव सर ने कहा, ये बात सही है कि इस पर घंटे पर डिस्कशन हो सकता है, करेंगे, ज़रूर करेंगे इस मुद्दे पे भी। अब मैं ज़रा क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। अंशु जी, पहले आप लोगों से क्या कहेंगी, ये करें ये ना करें? मैं लोगों से कहूंगी कि जो हमारा एक भारतीय हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे जो संस्कार हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो अपील हुई है, ये बिल्कुल एक हमारे घर परिवार और हमारे मानस से जुड़ी हुई अपील है। और हम संकट में नहीं है, लेकिन हम ये ना भूलें कि हमारे आसपास संकट है, इसलिए सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है।
बाकी तो ये है कि अभी भी हम बहुत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेकर के जा रहे हैं और कूटनीतिक स्तर पर भी वैश्विक राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो एक वैयक्तिक स्तर पर आज अपने राष्ट्र को हम क्या योगदान दे सकते हैं, इसकी बात है। और इसमें भी कोई लूज करने की, गंवाने की या सरकार हमसे कोई दान नहीं मांग रही है, बस मितव्ययिता की हमसे अपील की जा रही है। तो थोड़ा सा इसको हम ध्यान में रख करके आनंद पूर्वक। अरविंद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग ये बात बिल्कुल ठीक है, मितव्ययिता करना बिल्कुल उचित होगा और देश किसी संकट में नहीं है, मितव्ययिता में करनी चाहिए। अगर हम कहीं पर भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रोक सकते हैं, रोकना चाहिए। और जो बात अंशु जी कह रही थी, अगर वॉर वाकई लंबा चला गया तो आपको वैश्विक मंदी होती हुई दिखाई पड़ेगी, यूरोप की कमर टूट जाएगी, अमेरिका भी लगभग कमर टूट जाएगी। तो ज्यादा दिन ईरान सस्टेन कर सकता है, ईरान सब लूज कर चुका है, ज्यादा लूज करने के लिए नहीं, अमेरिका सस्टेन नहीं। ये भी एक बहुत प्यारा शब्द, ये मुझे बड़ा पसंद है ये वाला शब्द है, क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिका एक छटपटाहट में ये सारी चीजें कर रहा है, उसको अंदर से तो खोखला होता जा रहा है, वो दूसरे की आगे करेंगे। जी जी जरूर करेंगे। विनोद सर, आपके तरफ से तो बहुत सारी सलाहें आ सकती, कुछ दी भी हैं आपने, फिर भी आप लोगों से अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सब मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत भी खत्म हुई थी कभी, तो लड़ाइयां तो होती खत्म होने के लिए हैं, समय कितना लेंगी पता नहीं। और मैं दुआ करूंगा कि ये जो पैनल ने कहा कि जल्दी खत्म हो जाएगी चाइना जा करके, तो मैं चाहूंगा हो जाए। और मैं दुआ करूंगा अंशु जी की बात झूठी निकले, सऊदी अरब और ये ना लड़े। लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमी की हालत है और जो जहां हम पहुंच गए हैं, मैं अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहूं कि इसको सुधरने में भी अभी 4-6 महीने कम से कम हमें लगेंगे। और ये जो हमसे मांग की गई है कि मितव्ययिता और जो बात सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया गया कि अपने खर्चों को हम अपने घर के खर्चे कम कैसे करें कि हमको बाहर वाले को पैसा ना देना पड़े, हमारा पैसा हमारे घर में सर्कुलेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर देकर के तेल लाते हैं तो हमको पैसा वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने घर का सोना जो हमारा पड़ा है घरों में हमारे, उसका इस्तेमाल करें जी। जहां घर में जितना तेल है उसका इस्तेमाल करें, जितना एडिबल ऑयल घर में यूज हो सकता है करें। मतलब वर्क आप घर में बचा के भर के मत रखो, जो है उसका इस्तेमाल किफायत के साथ करो। कुछ खत्म नहीं हो रहा है, बस ये है कि उसको थोड़ा लंबा चलाओ जो अपना स्टोरेज है, और बाकी हालात ठीक हो जाएंगे थोड़े दिन में। राजीव सर, अभी सवाल बहुत सारे आ गए मन में, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आपसे भी यही कहूं कि आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। हालांकि मेरे मन में आ रहा था कि क्या ये जो लाइफ है हमारी, चाहे ऑनलाइन की लाइफ है, कोविड के समय जो हमने देखी थी, क्या गया था, क्या पाया था, उसमें कुछ नुकसान थे लेकिन बहुत सारे फायदे भी थे, प्रकृति से लेके बहुत सारे। बट फिर भी आप कुछ कहना चाहें इस विषय पे तो संक्षेप में कहें। जी देखिए, अगर जो लोग विदेश यात्रा जाते हैं, 1 साल नहीं जाएंगे, अगर उनके सामने कोई काम नहीं है, तो प्रधानमंत्री जाएंगे, अभी यूरोप की यात्रा पर जाएंगे, अब उसको लेकर के मीम भी बनेंगे। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, जिनको जाना है और काम है वो तो जाएंगे, लेकिन आप छुट्टी मनाने जाने वाले थे, 1 साल के लिए टाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सोना भारत में कितना है कोई भी वास्तविक अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं अगर जोड़ दूं तो पिछले 25 साल के अंदर ही हमने 20,000 टन सोना आयात कर लिया होगा। अभी चर्चा में बात आई थी भारत में सोने का भंडार 25,000 टन है। भाई 20,000 टन तो हमने पिछले 25 साल 30 साल के अंदर आयात कर लिया होगा। जी जी, हजारों साल से कितना सोना हमारे पास पड़ा है, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, कोई था नहीं लगा सकता है। राजीव जी, ऐसा अंदाजा है कि टोटल दुनिया के पास 36,000 टन है बैंकों के पास, और 20,000 टन हमने अगर कितना सोना कहाँ पर है, कितना सोना कहाँ पर है, इस पर मैं कभी बात करूंगा। राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद सर, आपका धन्यवाद। योगेन जी भी जुड़े थे हमारे साथ। अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने एक बहुत शानदार, विनोद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सुझाव दिए हैं। बड़ी सचमुच एक ऐसी बैलेंस चर्चा थी जिसमें बहुत कुछ जानने समझने को मिला है, और निश्चित तौर पर इन मुद्दों को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बात इंडिया की के साथ आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। खबरें जारी हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।